हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल अमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए फिर लेकर के आ गए हैं सीटेट 2024 पेपर वन में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रीवियस पेपर लेकर के आया हूं। और इससे पहले भी मैं लगातार आपके लिए प्रीवियस पेपर लेकर के आ रहा हूं। आप अगर चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पिछले वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो आप सारे प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस डाले हुए हैं, वहां जाकर के देख लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न पर जो आपके सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया उसको देखते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न पेडागोजी का। चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर क्या है, 136 है। क्या है प्रश्न नंबर 136। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए जिससे जांच पत्र व परीक्षा शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। नंबर 3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पेडागोजी का मसला क्या है, ये आपको घुमाता अच्छा से है, इसलिए आपको घूमना नहीं है, अपने जगह पर कायम रहना। ये आप घूमिएगा नहीं, जगह पर कब कायम रहिएगा, जब आप प्रीवियस पेपर देख के जाइएगा। तो चलिए इसका देखेंगे। क्या कहा, बुनियादी चरण में जो आकलन होता है, यानी बच्चे जब आपके बेसिक कक्षा में है, वो 1 से 5 तक की क्लास में है बच्चा आपका, और आप उस वक्त उसका आकलन करने जा रहे हैं, उसका टेस्ट लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं, तो वही सवाल आपसे पूछ रहा है कि उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। आप कैसे चीजों का और कैसे टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों का आकलन और जांच करेंगे आप, वही सवाल है। अब सवाल समझ गए तो आपके ऑप्शन पर पहुंचना आपके लिए आसान है। तो देखिए, जिससे जांच व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। देखिए क्या है, जिससे जांच व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। और देखिए ये ऑप्शन, जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, शिक्षार्थियों की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए, ये भी कट जाएगा आपको। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये शिक्षार्थी के प्रगति, हम वहां क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, कैसे, बेसिक बच्चों का, तो यहाँ प्रगति की जरूरत ही नहीं है, और समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में इन चीजों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अध्यापक, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सभी शिक्षार्थी का एक ही आकलन, एक ही उपलब्धि के का आकलन करने से सभी शिक्षार्थियों का मूल्यांकन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो पता चला 1 कट गया, 3 कट गया और 4 कट गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए हम प्रश्न नंबर 137 देखेंगे, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा, ये क्या है। ऑप्शन देखेंगे, उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। मनुष्य का सहजात उपकरण और जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है, उस संस्कृत और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। क्या करा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे हो सकता है, भाषा के जरिया, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास भाषा का कैसे हो सकता है। संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं मेरे दोस्त, संज्ञानात्मक विकास हम उस विकास को कहते हैं जो बच्चा क्लास से बाहर और खुद से सीख ले, और जो कुछ खुद से वो डेवलप कर ले और खुद का उसका जो है विकास हो, यही कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। आप बच्चों को, बच्चा घर में जो है खेलता है और वहां से खेलने के साथ अड़ोस से, पड़ोस से, समाज से बहुत सारी चीजें सीख लेता है। उसको कोई टीचर नहीं और कोई जो है उस लेक्चर के द्वारा नहीं, कोई नोट्स के द्वारा वो नहीं सीखता। वो किससे सीखता है,
ऑब्जर्व करके सीखता है। तो यही ऑब्जर्वेशन जो है उसका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो वो कहां से होगा वैसा ऑब्जर्व उसको, क्या जो है उद्दीपक प्रतिक्रिया के संबंध में, ये कट जाएगा ऑप्शन। मनुष्य का सहजता उपकरण, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। विकास में कोई संबंध नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। संज्ञानात्मक विकास भाषा से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। ये 3 कट गया तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि उस संस्कृत और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है बच्चा, जिसमें बच्चा रहता है। तो इसलिए हमेशा बच्चों को आप अपने किस समुदाय और किस जो है समाज में रखेंगे, जो समुदाय डेवलप हो और जो समाज जो है तरक्की करता हो, जिनमें पढ़े लिखे लोग हों, जिसमें अच्छे लोग हों, ऐसे ही समुदाय को आप इंतखाब करते हैं या चुनते हैं। तो चुनते हैं कि वहां के समाज का असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। वही कहता है मनोवैज्ञानिक भी कि आपका बच्चा जैसे समुदाय में रहेगा वैसा असर आपका बच्चा लेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 138 पे देखेंगे। प्रश्न नंबर 138 है, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? द्वितीय भाषा, जैसे आपको हिंदी आती है, आप उर्दू भी सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका द्वितीय भाषा, इसी को कहते हैं। चलिए, तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा बच्चों को दो भाषा सिखाने का, वही सवाल आपका है। पहले आप प्रश्न समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए, आसानी से आप पहुंचेंगे मेरे दोस्तों। अगर आपको इस तरह के क्लासेस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। खुद भी फायदा उठाइए और अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आपका ये क्लास जो है पूरे इंडिया में छा जाए। चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 138। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से, यानी कोई भी पर्सन सबसे बेहतर तरीके से दो भाषा को कैसे सीख सकता, वही प्रश्न है। चलिए देखेंगे। ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बार बार कहता हूं ऑप्शन आपको सही, सारे 4 सही लगेंगे। हमें चुनना कौन सा है, सीटेट में बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसी को चुनना है। ठीक है, देखेंगे। अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से, ये भी सही लग रहा है। सर्व भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना, ये भी सही लग रहा है। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला को लेकर, आप बताइए, आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन सही लग रहा है। आप चुनेंगे कौन सा, वो ऑप्शन चुनेंगे आपको जो बेस्ट ऑप्शन है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है मेरे दोस्तों? बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से, यह कथन है। एक आप कोटेशन बार बार सुनेंगे, सोहबते तुरा साले साले कुनद, सोहबते तुरा ताले ताले कुनद, यानी आपको अच्छे लोगों की सोहबत अच्छा बना देगा और बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा बना देगा। इसलिए आप हमेशा पढ़ने वालों के सोहबत में रहेंगे। जो रील्स देखने, फिल्में देखने, मोबाइल चलाने, टिकटॉक बनाने में मसरूफ रहता है, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए और अपना फोकस पढ़ाई पर कीजिए, तो आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, दिल नहीं लगता पढ़ने में, मन दिमाग काम नहीं करता पढ़ने में, दिमाग काम नहीं करता तो दिमाग को लगाइए। आज पूछिए उन लोगों से जिनका टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं हुआ, क्या दर्द होता है जब रिजल्ट नहीं होता। तो इसलिए आपके पास 2 महीने का वक्त है, अभी 1 महीने का, पूरी तैयारी से तैयारी कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? यानी समाज में सहजता वाचकों के साथ, जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसका भाषा सीख लेंगे। अगर कोई द्वितीय भाषा का जानने वाला है, हम हिंदी जानते हैं, उर्दू कोई जानने वाला, उसके साथ उठना बैठना कीजिए, आपको ऑप्शन नंबर तो सही हो, आपकी भाषा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे हम 139 में, देखो 139 देखेंगे, सवाल नंबर 139। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है, जीवन पर्यंत चलती है। कौन सी है? भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, जन्म से यानी मां के पेट से शुरू होकर जिंदगी भर चलती है। ये इसका ऑप्शन क्या होगा? आप इस कथन से सहमत है या असहमत है? हकीकत मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि बच्चे जो हैं कब से सीखना शुरू कर देते हैं? बच्चे मां के पेट में जब से रहते हैं तभी से सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बाहर कोई आवाजें होती है, बच्चा उसको सुनता है
बच्चे माँ के अगर माँ किसी तरह करे तो उसकी आहट बच्चे को महसूस होती है। तो उस वक्त से लेकर के बच्चे मरते दम तक ये सारी प्रक्रिया जो है सीखने का प्रक्रिया कहलाता है। तो क्या है कि गहन प्रक्रिया जो जन्म से शुरू होकर के मरते दम तक जो है चलती रहती है। तो इसका क्या है, मैं इस कथन से सहमत हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 140 मेरे दोस्तों। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तक है। श्रव्य पुस्तक है यानी किसे कहेंगे हम, जो चीज हम सुन सके। तो श्रव्य पुस्तकें यानी सुनने वाली कुछ टीएलएम है, उसको हम उसमें शुमार करेंगे। और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही और योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि यानी इन सारी चीजें जो मुद्रित पुस्तक है, साथ साथ श्रव्य पुस्तक है और छोटे बच्चों के स्पर्शग्राही योग्यताओं के इस्तेमाल करने वाली पुस्तक है क्लासरूम में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ऑप्शन देखेंगे। कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती है। स्वायत्ता देती है, स्वायत्तता देती है का मतलब हुआ आपको कि टीचर के लिए हम क्लास में कुछ भी करते हैं तो ये टीचर के लिए नहीं। हम कोई भी काम टीचर क्लास में करते हैं तो किसके लिए करते हैं मेरे दोस्तों, हम बच्चों के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन खुद ब खुद कट जाएगा। कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता पसंद है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। हम सिर्फ बच्चों के पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं रखेंगे, हम बच्चों को उन चीजों का ख्याल रखेंगे जिस रुचि के द्वारा बच्चे पसंद भी करें और सीख भी जाए कुछ। इन बातों का हमें क्लासरूम में ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। हाँ, विविधता वाले शिक्षा और अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती है। ये अध्यापक का तो वहां कोई मसला ही नहीं है, इस पर बोझ डले ना डले, बच्चों को शिक्षा आनी चाहिए। आपका जो है शाम हो जाए रात हो जाए स्कूल से क्यों ना हो, लेकिन आपको 4:30 बजे तक स्कूल में बैठे रहना, इससे फर्क नहीं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है कि ऑप्शन नंबर विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है, ये देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट। इसके लिए क्या मुद्रित पुस्तकें हैं, साथ साथ श्रव्य पुस्तकें हैं और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यता है। ये सारी चीजें ऑप्शन के नंबर 3 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में आकर के मेरे दोस्तों आप पूछ सकते हैं। अगर जो है आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 141 देखेंगे मेरे दोस्तों। क्या है सवाल, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का उद्देश्य है। देखिए सेम सवाल आपके उर्दू पेडागोजी में भी आया है। ठीक है ना, उर्दू के पेडागोजी में भी आप वहां से इसको रिलेटेड करके एक दूसरे को जोड़ करके आप जो है समझ सकते हैं चीजों को। हिंदी और उर्दू अच्छे से समझ सकते हैं। तो उर्दू की भी क्लासेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है प्ले लिस्ट में। और जो है आप चैनल पे नए हैं, अगर चाहते हैं कि पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाए फ्री में, कोई यहाँ चार्जेस नहीं लिया जाता है, फ्री में, तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां ज्वाइन कीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए चित्रकोट को क्रम से लगाना है, चित्रकोट को क्रम से लगाना है। देखिए क्या कहा रहा है कि 5 शीघ्रता के साथ कोई कहानी पढ़ने के लिए टीचर बच्चों को कह रहा है, उसके बाद कुछ चित्र दे दिया, कुछ फोटोज तस्वीर दे दी है और कहा है कि उसको जो है एक लाइन से लगाओ। तो उसका क्या करेगा बच्चा, चित्रकोट को क्रम से लगाने के लिए कह रहा, यानी इस गतिविधि का शिक्षक का उद्देश्य क्या है। शिक्षक ये गतिविधि कराकर ये कहानी पढ़ के फौरन उस फोटो को अंदर सेट कर दो। तो ये गतिविधि लगा कह करके दिलवा करके बच्चों से क्या कराना चाहता है शिक्षक, तो देखिएगा सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास कराना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों को पुनरावृत्ति, तो ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है और विशिष्ट सूचना जानने की जरूरत नहीं है, चित्रकोट के क्रम से लगाने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर सारांशीकरण यानी खुलासे के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे एक लंबी सी कहानी है और उसको मुख्तसर समय में और जो है छोटे से समय में कैसे उसको बच्चा जो है पढ़ सकता है। तो इसीलिए जो उसका सारांशीकरण करने के लिए बच्चा टीचर उसका चाह रहा है। तो इस गतिविधि का उद्देश्य यही होगा। चलिए सवाल नंबर
42 देखेंगे मेरे दोस्तों। इस प्रकार पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से, ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें। यह है, यानी कुछ अधिगम का उद्देश्य कार्य है। शिक्षार्थियों से क्या अपेक्षा रहती है? विषय वस्तु को विस्तार से, ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें। यह किस पठन का हिस्सा है? ये किस पढ़ने का हिस्सा है कि बच्चों को कोई कहानी और या लेसन पढ़ने के लिए दे दिए, बच्चे उसको ध्यान से पढ़े, तो ये कौन से पद्धति का पाठ है? तो क्या बोलेंगे? विस्तृत पठन। नहीं, ये कट जाएगा आपको। कोई वसी मुताला नहीं किया जा रहा है, वहां क्या कहा जा रहा है कि प्रकार के, यानी ध्यान पूर्वक शिक्षार्थियों से अपेक्षा कि विषय वस्तु को विस्तार से, ध्यान पूर्वक कहा, तो ये कदा विस्तृत नहीं होगा। ध्यान से विस्तार तो वहां आया, लेकिन यहाँ विस्तृत लगा सोच करके हम इसमें राइट आंसर कर देंगे तो ये कट जाएगा मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है? विस्तार से और ध्यान पूर्वक जब आ जाएगा तो ये कट जाएगा आपको। निर्देश दिया ही नहीं जा रहा। निर्देश देकर के हम किसी को तालीम या शिक्षा नहीं दे सकते। आनंद के लिए पठन, आनंद के लिए तो पठन है ये, लेकिन असल मकसद क्या है? तो असल मकसद है गहन पठन, इंटेंसिव। क्या है? इंटेंसिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसी को कहते हैं हम गहन पठन। यानी उर्दू में कहेंगे गौर और खौज के लिए जो मताला किया जाए उसी को हम गहन पठन कहेंगे। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे समझदार हैं। तैयारी कीजिए अच्छे से, और जो है आपको 100+ नंबर सीटेट में लेकर के आना है। आप जो है आप उर्दू और हिंदी का भाषा का टेंशन छोड़ दीजिए, आप इस चैनल पे बने रहिए। 30 नंबर में दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, बशर्ते कि मैं जैसे पढ़ने कहूं आप वैसे पढ़िए। ठीक है। सवाल नंबर 143 मेरे दोस्तों, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा में प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? देखिए क्या क्या है, अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर, आदर्श वाक्यों को क्या कर रहा है? दोहराया जा रहा है, और पैटर्न सीखा जा रहा है, और वाक्यों को कंठस्थ किया जा रहा है लेते, और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। यानी कि वो ये सारे काम करने के बाद टीचर को जो है पॉजिटिव मैसेज बच्चों की तरफ से आ रहा है, यानी कुछ कराए कोई गतिविधि और वो बच्चा वो गतिविधि आसानी से अच्छे से कर ले रहा है। तो अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? श्रव्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रक्रिया, संरचनात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? देखिएगा इसमें क्या कहा है, बच्चों को आदर्श वाक्य दोहराकर भाषा प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। आप देखिए, एक बार आप जो है एक प्रश्न को देख लिए, फिर सोचेंगे कि हमको इस प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक से आ जाए, तो नहीं आने वाला। आप प्रीवियस पेपर लगातार देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा कि भाषा बच्चों को सुनाया जा रहा टीचर के द्वारा, और उससे सुनने की कोशिश की जा रही है। क्यों? कि कोई भी जबान, कोई भी कहानी बच्चे को सुना करके उससे सुनने की कोशिश की जा रही है। तो पता चला कि उनके समई ताकत को बढ़ाने की कोशिश। समई क्या होता है? श्रव्य कौशल को बढ़ाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका श्रव्य भाषिक विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रव्य भाषिक विधि ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन संप्रेषणात्मक जो है उपागम जानते होंगे आपको, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं। आप कुल भौतिक प्रक्रिया भी जानते होंगे, जिसको आप जिस्मानी एक्टिविटीज के जरिया जो है गतिविधियां कही जाती है, उसको कुल भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। उसी तरह संरचनात्मक, जिसको हम तख्लीकी उपागम कहते हैं, तख्लीकी पद्धति या कह लीजिए तख्लीकी तरीका कहते हैं, उसको संरचनात्मक उपागम। तो ये तीनों चीज समझ गए। अगर हम ऑप्शन को समझे रहेंगे तो राइट आंसर पर समझना पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों? चलिए हम सवाल नंबर देखेंगे 144। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। शिक्षार्थी व्याकरण, आ गया ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बाहर एग्जाम में आपको हर सीटेट के पेपर में दो प्रश्न जो व्याकरण से होते हैं कि व्याकरण को कैसे पढ़ाना है। हम पेडागोजी, ध्यान रखें, पेडागोजी पढ़ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं हम नस्र भी पढ़ाएं, गद्यांश से भी और पद्यांश से भी पढ़ाएं, नस्र और नज्म दोनों पढ़ाएं, तो आप कमेंट में बोलिएगा सर पेडागोजी के साथ साथ गद्यांश और पद्यांश से दोनों पढ़ाइए, तो हम आपके लिए उस तरह की वीडियोज भी लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा। अधिकांश कार्य किसमें हो रहा? मातृभाषा। भाषा अध्यापक द्वारा
अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग क्या करना चाहिए? तो किस विधि का? प्रत्यक्ष विधि या प्राकृतिक उपागम या संप्रश्नात्मक शिक्षण या जो है व्याकरण अनुवाद? बताइएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन में बताइएगा। ये जो है कमेंट बॉक्स में इसका क्या होना चाहिए? क्या व्याकरण से जब पूछा है तो हमें व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, हम उसको सही कर रहे हैं, सटीक कर रहे हैं। वॉवेल कितने हैं, अल्फाबेट कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, इसमें किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, ये सब जो किसकी चीज है, नाउन किसे कहते हैं, ये सब तो व्याकरण के से रिलेटेड है ना। और उसी को हम सेट कर रहे हैं, नाउन कितने, प्रोनाउन कितने, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, ये सारी चीज को हम जान रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम व्याकरण के अनुवाद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए? तो ये तीनों डायरेक्ट विधि कट जाएगा। प्राकृतिक उपागम कट जाएगा, जिसको हम कुदरती तौर कहते हैं। संप्रश्नात्मक उपागम, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ये तीनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 104 का जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 145 देखेंगे मेरे दोस्त। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर, यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, क्या करते हैं, दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों के लिए क्या लाभदायक होगा या जो है क्या होगा, नुकसानदेह होगा? चलिए देखेंगे ऑप्शन। बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या ये हो सकता? नहीं हो सकता। आप लोग तो खुद समझदार हैं। क्यों? दो भाषा या चार भाषा, तीन भाषा सीखना, जितने बच्चा हो या आप हो, जितने भाषा सीखेंगे आप, आपकी जबान पर उतनी रवानी आएगी और आपकी पर्सनालिटी उतना डेवलप होगी। ठीक है ना। चलिए, दो बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते, समझ में भ्रमित करते हैं। तो ये तीनों समझ में भ्रमित नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं है, ये तीनों कट ही गया, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 146 देखेंगे मेरे दोस्तों। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या है, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा, क्या है, प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। तो इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सवाल है, पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा क्या है और बाल साहित्य पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, अध्यापक को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभी प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम इसका, जो है अभिभावक को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। देखिए ऑप्शन नंबर खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, अगर पढ़े रहेंगे तो कौन सा। इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यालय के अधिकारियों का यहाँ काम क्या भाई, काट दो इसके, हो गया। अभिभावकों को अपने घर के एक छोटा सा पुस्तकालय सिर्फ बना लेने से काम नहीं चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे। आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना करके रख दीजिए अपने घर में 1 लाख, और 1 लाख किताब भी उसमें ला करके रख दीजिए। आप सोचिएगा बच्चा आपका आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आपका बच्चा मास्टर बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। तो उसको जो है वो सारी चीजें करें हम, उन साहित्यों की किताबें या जो है उन कहानियों को पढ़ाने की कोशिश करें जिसकी तरफ बच्चों की रुचि है, वो किताबें ला के दें और उससे उसको जोड़ते जाएं। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। प्रश्न नंबर 147 देखें। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, क्या बेसिक लेवल पर कौशल, भाषा कौशल का आकलन यानी जांच करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताइएगा तो आपको किस पर, यानी ध्यान तो बच्चे भाषा कौशल के टीचर को सब पर ध्यान देना, लेकिन मुख्यतः पूछा जा रहा खास करके विशेषकर किस पर ध्यान देने की जरूरत है? वर्णमाला के अक्षरों का पहचान कराना देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। 3 देखेंगे उचित गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन। ये बार बार जो है आपको, आप वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करा देंगे, ये सही है, लेकिन विराम चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा, कहां पे कॉमा लगेगा, कहां पे इन्वर्टेड लगेगा, कहां पे क्या लगेगा, तो कहां के प्रश्न चिन्ह लगेगा, ये सब उच्च गति के साथ पठन।
तो यानी खूब आवाज के साथ पठन या बहुत तेजी के साथ पठन। तो इन चारों में सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा समझ के साथ पठन जो की जाएगी। आप जो है वर्णमाला बच्चों को याद दिला दिए, लेकिन अगर उसकी पहचान नहीं कराए या जो है उसको समझ के साथ नहीं पढ़ाए तो वो वर्णमाला पढ़ाना आपका बेकार है। याद तो हो जाएगा और वो पढ़ भी देगा, लेकिन चीजों को जोड़ करके जब बच्चा पढ़ना चाहेगा तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। सवाल नंबर 148 देखिए, एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांश मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है। अधिकांश क्या है? अधिकांशतः मुखरित अभ्यास। सिर्फ हम कुछ बच्चों को लेकर के पढ़ेंगे तो सही जवाब होगा? नहीं ना होगा। क्या कह रहा हमारा ऑप्शन? हमें कह रहा है कि हमें सबको लेकर के पढ़ना है। तो एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि यानी एक अच्छी गुफ्तगू वाली गतिविधि, संवाद वाली गतिविधि, सबसे बेहतर कौन सी गतिविधि हो सकती है? अच्छे बच्चों को ले लिए, उसको लेकर के डिस्कस करने लगे और जो मंद बुद्धि बच्चा उसको पीछे छोड़ दिए तो होगा? नहीं ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। शिक्षार्थी अधिक सिर्फ सुनाते रहें और उसकी कुछ नहीं सुने तो इससे संवाद विधि बढ़ेगा। क्या बोलना? बोलने वाचन की गतिविधि बढ़ेगी नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो पता चला दो अध्यापक अधिक व्याख्या करे सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, यानी बच्चों को अच्छा से अच्छा बात करने का, खूब डिस्कस करने का मौका मिलता है, तो वही एक अच्छी वाचन गतिविधि कहलाती है। समझ गए आप लोग? चलिए सवाल नंबर 149 देखेंगे मेरे दोस्तों। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? बोलने के वाचन की यह गतिविधि किस लिए? मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए, उसके बाद नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए, उसके बाद जो है आपको क्या निर्देशित मौखिक अभ्यास के लिए, सक्रिय श्रवण के लिए। सक्रिय श्रवण कट जाएगा क्योंकि यहाँ जो है क्या हो रहा है, वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। तो वाचन किस में होगा? निर्देशित मौखिक अभ्यास, ये भी कट जाएगा। मौखिक अभ्यास तो होगा लेकिन उसमें तो नियंत्रित मौखिक अभ्यास, ये तीनों कट गया। तो ऑप्शन नंबर राइट है। मौखिक प्रवाह अभ्यास यानी ऐसे वाचन की गतिविधि बच्चों से कराना है जिसमें बच्चे जो है रवानी के साथ बोल सके। प्रवाह का मतलब जिसको कहते हैं रवानी, लगातार तसलसल के साथ बच्चे बोल सकते हैं, उसी को हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने हाजिर है। प्रश्न नंबर 150 है, समग्र भाषा उपागम क्या है? समग्र भाषा उपागम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त जितने हैं आपके पास सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगी तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।